दोस्तों वैसे तो भूत प्रेत को लेकर भारत में काफी सारी जगह मशहूर मानी जाती हैं, लेकिन राजस्थान उनमें से एक है। कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्राचीन राज्य है जिसके अंदर हमें एक चीज देखने को मिलती है, चाहे वो पुरानी चीज हो या फिर कोई और नई चीज हो। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी पुरानी भूतिया गांव की, तब कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। कहते हैं कि कुलधरा के अंदर रातों रात 5000 लोग गायब हो गए थे, लेकिन कुलधरा से भी भयानक और डरावना एक ऐसा गांव है जिसके किस्से और कहानियां इतने ज्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन उसकी दास्तां हर किसी की रूह कपकपा देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आइए आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है उस गांव के अंदर, जिसके बाद वो गांव श्रापित बन गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मेरे दादाजी जगपाल सिंह जी ने मुझे बताई थी, तो मैं आपको आगे की कहानी अपने दादाजी के पॉइंट से सुनाऊंगा। तो आइए जानते हैं इस डरावने किस्से को और भी करीब से। दोस्तों 19वीं सदी ये तब की बात है जब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध महज कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ था। अब लोगों के अंदर धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा था, लेकिन शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना भी नहीं हुआ था कि घर घर में लोग शिक्षित हो सके। इन दिनों बारिश का महीना चल रहा था और बारिश होने की वजह से गांव के अंदर कीचड़ भर जाता था और लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा तकलीफें होती थी। गांव के अंदर एक हवेली भी थी और उसके बगल में अभी भी एक स्कूल भी बनवाया गया था, लेकिन ये दोनों चीज एक जगह पर थी। और कुछ लोग बताते थे कि रात में इस हवेली के अंदर से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। अब लोगों के अंदर शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार तो नहीं था, इसलिए लोग मानते थे कि इसके अंदर कोई चुड़ैल रहती है जो रात को किसी जानवर को मारकर उसे उस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाती है और उसे खा जाती है, क्योंकि कभी कभी वहां पर हड्डियों के टुकड़े भी मिलते थे। ऐसे में सभी को यही लगता था कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैली रहती हो। खैर एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए उसी ओर गया था और मेरे साथ मेरा पुराना दोस्त घनश्याम था। हम दोनों दोस्त घूमते घूमते उस बिल्डिंग के एकदम पास पहुंच गए जिसके बारे में भूत प्रेत की बातें की जाती थी। वहां पर एक चबूतरा बना हुआ था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहीं पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। फिर इसी बीच हम सभी दोस्तों के बीच में उस हवेली की बात छिड़ गई और सभी उस हवेली के बारे में बात करने लगे। तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार मैंने सुना है कि सवेरा होने के बाद यहाँ कोई चुड़ैल आ जाती है। अब ये सच है या फिर झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसके पास नहीं बैठना चाहिए। वो क्या था कि उन दोनों मेरे दिमाग में भी भूत प्रेत की बातें सर चढ़कर बोलती थी और मैं उनके ऊपर बहुत ही विश्वास करता था, इसलिए मैं भी उन चीज़ों से काफ़ी डरता भी था। जब मैंने अपने दोस्तों से बात की तो उनमें से एक ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मजाक उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि घनश्याम ही था। घनश्याम ने बताया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और ये सब कहने की बातें होती हैं। दरअसल घनश्याम के पापा एक अमीर परिवार के वारिस थे, इसलिए घनश्याम टॉप के स्कूल के अंदर ही पढ़ाई करता था और इन दिनों वो हमारे गांव से दूर एक स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा था। और यही एक बड़ी वजह भी थी कि हमारे सभी दोस्त उसकी काफ़ी बातों को समझते थे और उसे मानते भी थे। लेकिन जब उसने भूत प्रेत के खिलाफ कुछ बोला तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, अरे भाई अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो इस हवेली के अंदर जाकर दिखा दे। इतना कहते उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चल ठीक है मैं इस हवेली के अंदर जाकर दिखा दूंगा, बदले में तू मुझे क्या देगा। उसकी बात को सुनने के बाद मैं भी थोड़ा हैरान हो गया और उसके बाद मैंने उससे कहा, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है भाई, लेकिन अगर तू इस हवेली के अंदर जाकर दिखा देगा तो हम तुम्हें मान जाएंगे कि सच में भूत प्रेत नहीं होते। इतना कहते कहते मुझे उबासियां आने लगी थी और उसके बाद मैं उबासी लेते लेते वहां से उठकर जाने लगा। तभी मेरे पीछे पीछे घनश्याम भी आ गया और अभी हम दोनों के बीच में यही बहस चल रही थी कि उस हवेली के अंदर भूत प्रेत रहते हैं। उसका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं अभी भी उसको यही बोल रहा था कि कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना हमारे साथ कब कौन सी घटना जन्म ले ले। यही बोलते बोलते हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी हमारी टक्कर एक आदमी से हुई और हमने देखा कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हाँप रहा था। उसकी स्थिति हमें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए घनश्याम ने उस आदमी को पकड़ते हुए कहा, अरे भाई साहब रुको, क्या हुआ आपको जो आप इस तरह से डरे हुए हो।
घनश्याम की बात सुनने के बाद उस आदमी ने अपने हाथ से इशारा किया और वो उस हवेली के ऊपर की तरफ देखने को कहने लगा। लेकिन उसके बाद जब हमारी नजर उस हवेली के ऊपर पड़ी तो हमने देखा कि हमें उस हवेली के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था। वो देखने से तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमारे गांव का कोई भिखारी था। फिर पता नहीं कैसे उसे पीछे से बहुत ही जोर का धक्का लगा और वो उस हवेली से नीचे गिर पड़ा। ये सब देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। एक तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो आदमी आकर उस हवेली के ऊपर वाले हिस्से पर कैसे पहुंच गया, और तो और उसे पीछे से धक्का किसने मारा। एक बार तो मेरा दिमाग भी सनक गया था और मुझे इस हरकत के ऊपर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी मैंने अपनी आंखों के सामने जो देखा है वो वास्तव में सच था या फिर झूठ। वो आदमी हवेली के ऊपर से इस तरह से नीचे गिरा था कि हमें नीचे गिरते एक बहुत ही जोर की आवाज आई, और आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तरबूज किसी बड़े पत्थर से टकराया हो और वो फट गया हो। खून की एक धारा वहां की जमीन में बह गई और वहां की पूरी जमीन खून से लाल हो गई। जब मैंने उस आदमी को इस दशा में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रूह कांप उठी थी। पहली बार मैंने किसी मरे हुए आदमी को इस हालत में देखा था। मेरी तो आंखें बंद होने लगी थी। और फिर उसके बाद वहां पर गांव के कुछ अनुभवी बड़े बुजुर्ग लोग पहुंचे और उन्होंने उस लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन इस घटना ने सभी के दिल में उस हवेली के प्रति और भी ज्यादा डर भर दिया था। वहां पर मेरी मम्मी और मेरे पापा भी पहुंच गए थे, और जब उन्होंने हमें वहां पर देखा तो हमें तुरंत ही घर भेज दिया। दोस्तों, लगभग आधा गांव तो अब वहीं पर इकट्ठा हो चुका था और वो उस आदमी के चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उस हवेली से ऊपर कैसे गिर सकता है, क्योंकि उस हवेली के ऊपर तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। एक तरफ घनश्याम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर मारा था। वो अपनी अलग ही तरकीब लगाने में बिजी था और गांव के अंदर एक अलग ही बवाल मचा हुआ था। धीरे धीरे शांति का बसेरा होने लगा था और रात के लगभग 1 या 2 बजे के बाद उस आदमी को हॉस्पिटल में तो पहुंचा दिया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने का कोई फायदा नहीं हुआ और उसे वापस से भेज दिया गया। अब उसका अंतिम संस्कार करना था जो कल सुबह ही होने वाला था। धीरे धीरे सारा कार्यक्रम पूरा हो गया और इस घटना ने मुझे उस हवेली के प्रति और भी ज्यादा डरा दिया था। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई थी, पूरा किस्सा और पूरा खेल बाकी था। जब गांव के लोग उस हवेली के बारे में एक तांत्रिक बाबा से बात करने के लिए गए तो तांत्रिक बाबा ने चेतावनी देते कहा कि तुम्हारे गांव का विनाश निश्चित है, तुम जो चाहो वो कर लो, लेकिन अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। या तो जल्दी से जल्दी गांव को छोड़ दो या फिर अपनी मौत को आजमा लो। इस बात को सुनने के बाद गांव के सभी लोगों के अंदर एक हलचल मच गई और सभी लोगों को एक अजीब सा डर सताने लगा था। ना जाने क्यों, लेकिन सभी बुरी तरह से घबरा गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब तो कहने की बातें होती हैं, और उन लोगों की जिद ने उनको वहीं पर रोक रखा था। लेकिन अब मुझे तो वहां पर रुकने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि हम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मेरे घर वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। उनको तो अभी भी गांव में रुकने की पड़ी थी, इसलिए उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये सब ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला था। जैसा कि उस अघोरी बाबा ने बताया था कि हमें अभी यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और तुरंत ही निकल जाना चाहिए। सभी लोगों ने वैसा ही किया था, लेकिन आगे भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि गांव के आधे लोग तो जा चुके थे, लेकिन गांव के अंदर शांति का कोई नामो निशान नहीं था। जिस शांति के लिए गांव तरस रहा था वो इस खौफनाक दुनिया से काफी दूर चली गई थी। सभी लोगों को लग रहा था कि भूत प्रेत या गांव के अंदर लगाए गए आरोप बस ये सब अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि गांव के अंदर कुछ इस तरह का भी हो सकता है। किसी को भी इस चीज के बारे में मालूम नहीं था कि अमावस की ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक और डरावनी रात बन जाएगी। फिर शाम के 7 बजे चारों तरफ अंधेरा छा गया और अब सभी लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे। सभी ने अपने घरों के दरवाजे को बंद कर लिया था और इसी बीच ऐसा लगा जैसे गांव के अंदर कोई थाली बजा रहा हो
ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि गांव के काफी सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे और सब लोगों को ये लग रहा था कि शायद गांव के अंदर किसी के घर में बच्चा हुआ होगा, इसलिए थाली बजाने का काम चल रहा है। लेकिन कोई भी इस बात के बारे में नहीं जानता था कि बाहर जाकर वो जैसे बाहर का दृश्य देखेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी। और जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि गांव के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। मैंने देखा कि गांव के लोगों ने वो रास्ता पकड़ लिया था जिससे दूसरे गांव जाया जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा था, इसलिए मैं भी जल्दी से अपने घर की चौखट से उतरकर नीचे आ गया और मेरे साथ साथ मेरे पापा भी आ गए थे। बाकी के घर वाले घर के अंदर ही थे। फिर जैसे हम दोनों थोड़ा आगे पहुंचे तो मैंने देखा कि गांव के चबूतरे के ऊपर लगभग 7 से 8 लोग मरे पड़े थे। उनकी खोपड़ी खुली हुई थी और खून बह रहा था। और वहां पर एक बड़ा सा राक्षस की तरह दिखने वाला जानवर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके हाथ लंबे लंबे थे और उसके दांत भी उसके चमड़े के समीप से होते हुए बाहर निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खून का प्यासा है। तभी उसने मेरी आंखों के समक्ष एक आदमी का सिर उठाया और उसे हमारे सामने से चीरकर खाने लगा। दोस्तों, ये सब इतना ज्यादा भयानक था कि मेरे शरीर के रंग रंग में डर बैठ गया था। मैं किसी भी समय यहाँ पर बेहोश होकर गिर सकता था और मेरे बेहोश होकर गिरने का मतलब था कि मौत को दावत देना। बगल में ही वो बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी जिसके पास भूत प्रेत के होने का दावा किया जाता था। अब मैं पूरी कहानी समझ गया कि आखिर क्यों इस बिल्डिंग के अंदर भूत प्रेत का बसेरा बताया जाता है। मैं इस हालत में पहुंच गया था कि कभी भी मैं बेहोश होकर गिर सकता था। और तभी मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। पर मुझे नहीं पता कि उस राक्षस ने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया, लेकिन पापा मुझे वहां से लेकर सीधा घर आ गए और घर पर आकर हमने एक रात दहशत में बिताई। लेकिन जब दूसरी सुबह हम लोग घर से बाहर निकले तो हमने देखा कि गांव के अंदर कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी थी और यह हादसा हमारे गांव का सबसे भयानक और डरावना किस्सा बन गया। दोस्तों, उसके बाद से राजनगर का वो गांव हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। कहते हैं कि आज भी उस गांव के अंदर कोई नहीं रहता और आज भी उस गांव के अंदर वो काली आत्माएं भटकती हैं जिनका वास वहां की जगह को पूरी तरीके से श्रापित बना चुका है और अब वहां कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।